साथियों, मेरा नाम इंद्रदेव शर्मा है। उपस्थित हुए हैं इस सीरीज के साथ एक नए वीडियो के साथ। हालांकि पहला वीडियो हमारे सोनू सर ने प्रस्तावना को लेकर आपको इंट्रोड्यूस करा दिया था। चलिए हम पार्ट 2 को लेकर प्रस्तावना के कुछ प्रश्नों पर आज विचार विमर्श करते हैं और ये सोचते हैं समझते हैं कि प्रस्तावना को कितने एंगल से समझा जा सकता है। उससे क्या और भी प्रश्न जो सर पिछले क्लास में 10 से 12 प्रश्न बताए थे, क्या उसके बाद भी प्रश्न के रास्ते खोले जा सकते हैं, उसी पर बात करने के लिए हम यहाँ उपस्थित हुए हैं। लेकिन हम क्लास शुरू करने से पहले हिंदी साहित्य के प्रमुख स्तंभकार जयशंकर प्रसाद की कुछ पंक्तियों को गुनगुनाना चाहेंगे, जिसको आप लोग सुने। वो पथ क्या पथिक कुशलता क्या, जिस पथ बिखरे शूल न हो, नाविक की धैर्य परीक्षा क्या, जब धराएं प्रतिकूल न हो। जी हाँ दोस्तों, जिस प्रतिकूलता के साथ, जिस संघर्षमयी धारा के साथ आप अभी जिस यात्रा में हैं, जिसकी तैयारी कर रहे हैं और जहां आप पाना चाहते हैं, जिस किनारे जाना चाहते हैं, और जब आप इस यात्रा में संघर्ष के पसीने बहा रहे हैं, तो यकीन मानिए कि जो पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। तो जी हाँ दोस्तों, इसी मोटिवेशन के साथ प्रस्तावना के कुछ और प्रश्नों को लेकर हम द्वार खोलते हैं और ये समझना चाहते हैं कि क्या हम और भी चीजों को समझ सकते हैं। प्रस्तावना शुरू करने से पहले चलिए प्रस्तावना को हम समझते हैं कि प्रस्तावना होती क्या है। प्रस्तावना किसी भी प्रलेख का, किसी भी पुस्तक की आगे की पृष्ठ होती है, इंट्रो पार्ट होता है, परिचयात्मक भाग होता है। और ये प्रस्तावना आपको उस पूरे प्रलेख का, पूरे पुस्तक का, पूरे किताबों का, पूरे ग्रंथ का मूल दर्शन के बारे में बताता है। प्रस्तावना संविधान की किताब में आप अग्र भाग में देखेंगे, आगे की भाग में देखेंगे, और वहीं से तो हमें यह दिखता है, हमें यह झलक महसूस होती है कि हमारा संविधान कैसे रहने वाला है। तो प्रस्तावना को हम जब शुरू करते हैं पढ़ना, तो पहले उसके इतिहास को हम समझते हैं, उसके कालक्रम को समझते हैं कि प्रस्तावना को किसने इंट्रोड्यूस किया। प्रस्तावना जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जब उद्देश्य प्रस्ताव के रूप में प्रस्तुत किया गया था, तो बाद में चलकर वही प्रस्तावना का रूप अख्तियार कर लिया, वही रूप ले लिया। तो प्रस्तावना को हम शुरुआत ही करते हैं कैसे? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब व्यक्ति में गरिमा, राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए आज संविधान सभा 26 नवंबर 1949 के दिन अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। लेकिन हम जब आपको सुनाएं तो हम ये टेस्ट नहीं करा रहे हैं कि हमको प्रस्तावना याद है। हम चाहते हैं कि जो भी पॉलिटी पढ़ रहे हैं, जो भी राज्य व्यवस्था खंड पढ़ रहे हैं, तो आप प्रस्तावना को ऐसे ही हूबहू याद करिए। तो हम आपकी स्क्रीन पे लगाते हैं प्रस्तावना, तभी आपको अच्छे से क्लियर समझ में आएगी कि प्रस्तावना होती क्या है। तो एक सुंदर सा यहाँ पर पिक्चर को हम लेके आए हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए पिक्चर है। अगर आपको साफ दिख रहा होगा तो आप हमें बता सकते हैं। हाँ बिल्कुल दिख रहा है, विजिबल है। भारत का संविधान उद्देशिका को ही हम प्रस्तावना के रूप में स्वीकार कर लिए हैं। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित कराने वाली
बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। ये जितने ही कम शब्दों में प्रस्तावना को पिरोया है दोस्तों, यकीन मानिए जब आप इसके मूल में जाएंगे, इसके अर्थ के गंभीरता में जाएंगे, गहराई में जाएंगे, तह तक उतरेंगे, तो पूरे संविधान में जितने भी आर्टिकल हैं, सब आर्टिकल हैं, अनुसूचियां हैं, आपको कहीं ना कहीं इसी का प्रतिबिंब, इसी की झलक, इसी का दर्शन आपको महसूस करेंगे उस संविधान की पुस्तक में। क्या है संविधान की प्रस्तावना? प्रस्तावना के बारे में कई विद्वज्जनों ने कई सारी बातों को लेकर हमें बताया है। राजे ठाकुर दास भार्गव ने संविधान की प्रस्तावना को आत्मा तक कह दिया है। आत्मा। के मुंशी ने तो राजनीतिक जन्मपत्री कह दिया है। राजेंद्र गटकर ने भी जितने भी संविधान में और भी अनुच्छेद हैं उसको निर्वचन के लिए, इनको समझने के लिए पर्याप्त घोषित कर दिया है। तो चलिए हम ये समझते हैं कि प्रस्तावना में मुख्य बातें जो है उसमें और भी क्या केंद्रित रहा जा सकता है और भी क्या बातें की जा सकती है। देखिए सबसे पहला ही हमारा जो प्रस्तावना जो है शुरू होता है हम भारत के लोग। यहां पे शासन सत्ता का जो स्वरूप है ना वो लोकतांत्रिक दिखा रहा है। यहां पर कोई भी राजतंत्र का उल्लेख नहीं है। यहां यह बता रहा है कि हम जो राष्ट्र का जो निर्माण करेंगे वो कैसा राष्ट्र का निर्माण करेंगे? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए। लेकिन ये कौन बना रहा है? हम भारत के लोग। यहां पर कोई राजा नहीं है। यहां राजा कौन है? हम भारत के लोग। हम भारत के लोग भारत को क्या बनाएंगे? तो जब हम भारत के लोग यहां पर चर्चा कर रहे हैं तो शासन सत्ता का स्वरूप जो है, उसका जो स्रोत है, उसका जो उद्देश्य है, उस पर बात करते हैं। तो स्रोत है यहां पर शासन का जो स्रोत है, स्रोत मतलब निकलना कैसी, वो मतलब कि शासन सत्ता को चलाएगा कौन? चलाएगा कौन? कहां से स्रोत लिया गया है? तो आप यकीन मानिए कि हम भारत के लोग भारत को जिस प्रकार भी बनाएंगे उसमें सारा की सारी जिम्मेदारी जो कौन उठाएंगे? हम भारत के लोग। इसमें सत्ता का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। सत्ता का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। सत्ता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? स्वरूप होना चाहिए आपका कैसा? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, मतलब कि आंतरिक और बाह्य निर्णय जो है भारत किसी दूसरे से प्रभावित होकर ना करे। प्रभावित कैसा हो? वो खुद का निर्णय, चाहे आंतरिक हो चाहे बाह्य हो, वो खुद ले सकता है। इसलिए उसको कहते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। समाजवादी क्यों? क्योंकि भारत एक लोक कल्याणकारी देश है। यहां आय समानता को जो गहराई बढ़ती जाती है उसमें कम करने का प्रयास करते हैं। अमीर गरीबी की खाइयों को कम करने का प्रयास करते हैं। मजदूरों को काम देने का प्रयास करते हैं। तो समाजवादी। पंथ निरपेक्ष कहने का तात्पर्य यह है कि भारत जो एक राज्य है, भारत जो स्टेट है, भारत की जो शासन सत्ता है उसका कोई धार्मिक नेचर नहीं है। कोई ऊपर पे विराजमान कोई धर्म नहीं है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? पंथ निरपेक्ष। पंथ निरपेक्ष में भारत सभी धर्मों को क्या करता है? सम्मान पूर्वक देखता है। किसी विशेष धर्म को क्या करता है? स्थान नहीं दिया है। सभी धर्मों को सम्मान एक नजरों से देखते हैं। इसलिए इसको क्या कहते हैं? पंथ निरपेक्ष। लोकतंत्रात्मक गणराज्य कहने का मतलब है लोकतंत्र। लोकतंत्र आपको पता है कि अब्राहम लिंकन के शब्दों में क्या कहा गया? लोकतंत्र को जनता के द्वारा चुनी गई शासन। तो यहां पे लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र मतलब हमारी शासन सत्ता का स्वरूप कैसा होना चाहिए? लोकतंत्र होना चाहिए। और गणराज्य क्यों बोला? गणराज्य कहने का मतलब है कि प्रमुख होता है किसी भी गण का, वो जनता के द्वारा चुने हो, ना कि वंशानुगत चला रहे। जैसे इंग्लैंड में क्या होता है? वहां वंशानुगत चलते हैं। जो प्रमुख होता है वहां पर, जो प्रिंस कहते हैं उसको, क्राउन जिसको कहते हैं,
वो वहां पर वंशानुगत चलता है। लेकिन भारत में क्या, भारत में राष्ट्रपति को हम लोग प्रतिनिधियों के माध्यम से चुनते हैं, उसकी नियुक्ति होती है। इसलिए गणराज्य हमारा कैसा है, लोकतांत्रिक है। इसलिए इस स्वरूप तो समझ लिए हैं, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतांत्रात्मक। लेकिन उद्देश्य क्या है प्रस्तावना का? प्रस्तावना का उद्देश्य है न्याय प्रदान करना। क्या प्रदान करना? न्याय प्रदान करना। क्या देना? स्वतंत्रता देना। क्या देना? समता, राष्ट्र की एकता, अखंडता सुनिश्चित, बंधुता, ये सभी उद्देश्य है। उद्देश्य में अगर आपको बात करा जाए तो न्याय कितने प्रकार के दे रहे हैं प्रस्तावना में? सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। स्वतंत्रता कितने प्रकार की, लिबर्टी कितने प्रकार की है? 5 प्रकार का, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। समता कितने प्रकार की? समता 2, प्रतिष्ठा और अवसर। उसके बाद आपको याद रखना है कि राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। और उसमें प्रस्तावना में क्या बात की गई है कि किस दिन इस प्रस्तावना को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मर्पित करते हैं। लागू करने का डेट भी दिया है 26 नवंबर को। तो आप समझ रहे हैं यहां पर चलिए, प्रस्तावना में आपको मुख्य बातें क्या याद रखनी है? हमने तो पढ़ लिया, देख भी लिया क्या क्या है। शासन सत्ता का स्वरूप है जनता, हम भारत के लोग, वी पीपल ऑफ इंडिया। दूसरी क्या है? स्वरूप। स्वरूप कैसा है? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। और इसका अगर और बात करा जाए कि उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है न्याय को स्थापित करना। न्याय में भी कौन? सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक। स्वतंत्रता कितनी? विचार, व्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। समता कितनी? प्रतिष्ठा और अवसर। अखंडता, एकता, बंधुता, ये सभी क्या है? उद्देश्य हैं। तो इस पे आधारित अब प्रश्न जो हैं आप बनाइए। अब आप किसी ना किसी तरह आप इसको बना सकते हैं। चलिए आइए, पहला प्रश्न तो हालांकि सर इसको कंप्लीट करा चुके थे, फिर भी हम आते हैं। भारत के संविधान निर्माताओं का मत निम्नलिखित में से किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो मत या दर्शन या उसकी गहराई कहां पता चलता है? वो मूल प्रस्तावना पे ही तो दिखता है ना, जो अभी हम आप लोग देख रहे हैं। तो इसका उद्देश्य को ही क्या कहते हैं? प्रस्तावना। और इस पर तो बात सर ने कर ही लिए थे कि क्या इसमें मूल अधिकार की हम अब बात नहीं करते हैं। इसमें भी बहुत सारी बातें हम जब चैप्टर शुरू करेंगे तो उसमें भी पढ़ लेंगे। मूल कर्तव्य के बारे में भी हम लोग समझ लेंगे, क्योंकि सर भी पढ़ा चुके थे, इसमें हम ज्यादा समय खर्च नहीं करते हैं। भाषा के बारे में अभी आपको पता है कि भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन संकल्पना कहां से ली गई है? अमेरिका से। दर्शन कहां से लिया गया है? मूल जो लिया गया अमेरिका से, लेकिन पूरी तरह से भाषा कहां से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। ये सभी पे चर्चा हो चुकी है, उस पर हम समय और खर्च नहीं करते हैं। इस पे भी सारे विकल्प को भी सर ने बता दिया है अपने प्रीवियस वीडियो में, उसको आप देख लें। इस पर भी बात हो गई थी, इसका आंसर सी था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनमें आने वाले शब्दों की गणना। तो इसमें सभी में मूल अधिकार हो, चाहे राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो एवं मौलिक कर्तव्य हो, सभी में प्रतिबिंबित होता है आपके प्रस्तावना के वो सारे अंग, वो सारे जो दर्शन हैं, वो सभी में परिलक्षित महसूस करेंगे आप। ठीक है, यहां पर एक प्रश्न है, निम्न में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का आत्मा कहा था? आत्मा हमेशा याद रखिएगा ठाकुर दास भार्गव। और पिछले क्लास में सर क्या बोले थे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो मौलिक अधिकार के अंतर्गत आर्टिकल 32 के अंतर्गत आता है, उसको भीमराव अंबेडकर ने आत्मा कहा था। ठीक है, लेकिन ठाकुर दास भार्गव ने प्रस्तावना को आत्मा कहा था। दोनों में अंतर समझिएगा। अंबेडकर ने आत्मा कहा था, आत्मा 2 बार आता है। ये आत्मा इनमें प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा? तो ठाकुर दास भार्गव। और अंबेडकर की नजरों में प्रस्तावना नहीं, संवैधानिक उपचारों का अधिकार आत्मा।
तो क्लियर यहां पर रहिएगा, कंफ्यूज नहीं होइएगा, ठीक है। भारतीय संविधान की संप्रभुता किसमें निहित है? तो हम भारत के लोग, भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष, तो कहां है, सारे कहां हैं? भारत के लोगों में ही हैं। यहां से प्रश्न देखिए, यहां से हमारी जो ये सीरीज जो है आपको अब क्या सिखा रही है? प्रश्न के डायमेंशंस को छूने का प्रयास कर रहे हैं। 360 डिग्री अप्रोच के साथ हम सोचते हैं कि आपके पास कंटेंट जाए। हम चाहते हैं कि यहां से प्रश्न आप समझें। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ये जब हम प्रस्तावना पढ़े थे तो आपको याद होना चाहिए कि क्रम सजाने के लिए देता है। पिछले क्लास में आपको क्या सर, सोनू सर बोल रहे थे कि क्रम भी पूछ सकता है, तो क्रम और जो महत्वपूर्ण और टफ सवाल है अब यहां से आपको दीदार होंगे। तो क्या आप इसमें बना सकते हैं? चलिए आइए इस प्रश्न को गंभीरता के साथ आराम से कॉपी पेन लेके बैठिए हमारी क्लास में। आप ये मत समझिए कि हम बाकी यूट्यूबर की तरह हैं और क्लास में आए और मुंह हिला के चले गए, कुछ भी बक के चले गए, नहीं। अगर हमको कुछ डिलीवर करना है आप लोगों के बीच, तो हम चाहते हैं कि अध्ययन अध्यापन का उच्च स्तर प्राप्त हो जाए। तो अधिगम ऐसे ही नहीं होता है दोस्तों। इसलिए जब भी आप हमारी क्लास को देखें तो सो के नहीं देखें, आप कॉपी पेन को लेकर आए, पसीने से नहाएंगे तभी तो इतिहास बदलेंगे आप। और यकीन मानिए कि यह सीरीज, यह जो श्रृंखला है अनवरत जारी रहेगा जब तक कि आप सफलता प्राप्त न कर लें, झंडा गाड़ न दें। चलिए इस प्रश्न को आते हैं। अगर आप बना सकते हैं तो हमारे साथ बनाइए, हम इस पे काफी विचार विमर्श कर रहे हैं। चलिए आइए, भारतीय गणतंत्र की प्रकृति किस प्रकार है? तो आपको पता है ना, अभी हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य, वो क्या बताए थे? स्वरूप है। क्या है स्वरूप को? ही क्या कहते हैं? प्रकृति है। तो जो अभी कुछ देर पहले क्या समझा रहे थे, क्या हम लोग पढ़ रहे थे आपस में कि प्रकृति कैसी है, स्वरूप कैसा है? पहले तो है प्रभुत्व संपन्न, उसके बाद क्या है? समाजवादी है, उसके बाद क्या है? पंथ निरपेक्ष है, उसके बाद क्या है? लोकतंत्र है, उसके बाद क्या है? गणतंत्र है। तो इसको याद कैसे करिएगा? तो इसको याद करिएगा एस, इसका कलर ले लेते हैं दूसरा, एस 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 आर डी, सोवरेन मतलब संपूर्ण प्रभुत्व, सोशलिस्ट क्या है? सोवरेन सोशलिस्ट, सेकुलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक। थोड़ा सा इंग्लिश याद रखिएगा। देखिए अगर आप इंग्लिश से ऐसे ही मुंह मोड़िएगा तो समझ लीजिए कि आप खतरे की घंटी बजा रहे हैं। तो इसलिए जब आप इसको इंग्लिश में याद रखिएगा ना, तो इसको ऐसे याद रखिएगा, एस 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 ट्रिपल एस आर डी, सॉवरेन, सोशल, सेकुलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक। तो सॉवरेन मतलब संपूर्ण प्रभुत्व। देखिए संपूर्ण प्रभुत्व कहां है? पहला कहां है? 1 2 3 4 5। तो संपूर्ण प्रभुत्व कहां खोजना है? ये तो नहीं होगा, हटाइए इसको, एलिमिनेट करिए। एलिमिनेट करने का भी टेक्निक समझना पड़ेगा आपको। तो आपको अब 33% में आना है। 25% में पहले तो उत्तर, अब 33% संभावना बढ़ गई है हमारी। अब कहां पे जाना है? तो देखिए इसमें संपूर्ण प्रभुत्व है, इसमें भी है, इसमें है। तो एक तो मेरा तीनों में मिल रहा है, बी सी डी में मिल रहा है। दूसरे में आइए, इसमें है सेकुलर। क्या है? सेकुलर। तो सेकुलर मतलब समाजवादी। तो ये तो खत्म, ये भी खत्म, यहां से अब हमारा उत्तर क्या बच जाएगा? डी। लेकिन याद रखिएगा फिर उसके बाद क्या आएगा? सेकुलर। सेकुलर मतलब पंथ निरपेक्ष। अब पंथ निरपेक्ष, धन निरपेक्ष, उस पर हम विचार विमर्श नहीं करना चाहते हैं। आपको याद रखना है पंथ निरपेक्ष। तो 1942 ईस्वी में इंदिरा गांधी के सरकार में प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, जिसमें कि 3 चीजों को ऐड किया गया था। पहला क्या है? पहला समाजवादी, दूसरा क्या है? पंथ निरपेक्ष, तीसरा क्या है? अखंडता। अखंडता जो अभी आप कुछ देर पहले प्रस्तावना में पढ़े थे, अखंडता सुनिश्चित कराने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए। 3 चीजों को इंदिरा गांधी के शासन में 1976 में संशोधित किया गया है, पहली बार प्रस्तावना को। तो संशोधित ही क्यों किया गया है? पहले देखिए, बेरूवारी केस में प्रस्तावना को संविधान का अंग ही नहीं माना गया था।
प्रस्तावना के बारे में जब विवेचना हुई, निर्वचन हुआ इनका, कोर्ट ने इनको संविधान का अंग ही नहीं माना। लेकिन जैसे ही एक महत्वपूर्ण केस केशवानंद भारती 1973 का याद है आपको, 13 जजों के बेंच ने प्रस्तावना को सिर्फ और सिर्फ अंग ही नहीं माना, उसको मूल संरचना का, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट भी माना। इसलिए वर्तमान स्थिति प्रस्तावना के बारे में अगर आपको कहा जाए कि बताइए कि प्रस्तावना क्या संविधान का भाग है, तो आप यकीनन या आप बोलेंगे क्या कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, अभिन्न भाग है, और वो बेसिक स्ट्रक्चर का भी पार्ट है। इसलिए उसमें संशोधन तो हो सकता है। केशवानंद भारती केस में ही कहा गया था कि संशोधन तो कर सकते हैं, लेकिन उसकी मूल संरचना में, बेसिक स्ट्रक्चर में आप बदलाव नहीं कर सकते हैं, छेड़छाड़ नहीं कर सकते हैं। इसलिए वर्तमान स्वरूप आपको याद रखना है कि प्रस्तावना अंग है संविधान का, और उसमें संशोधन किया जा सकता है बशर्ते उसकी बेसिक स्ट्रक्चर में कोई छेड़छाड़ ना हो। तो अब यहां पर आप समझ गए कि 3 चीज को ऐड किया गया था, अंग है या नहीं है, इस पे विवेचना हम लोगों ने कर लिया। अब आते हैं अगले प्रश्न पे। तो इसके आंसर क्या हो गए दोस्तों, कमेंट करिएगा। डी, SSSRD, सोवरेन, सोशल, सेकुलर, रिपब्लिक, डेमोक्रेटिक। चलिए आइए, निम्नलिखित उद्देश्यों में से कौन सा एक भारत के संविधान की उद्देश्य का मतलब हमेशा याद रखिए प्रस्तावना, प्रिएम्बल, सन्निहित नहीं है, मतलब शामिल नहीं है। विचार की स्वतंत्रता, आर्थिक स्वतंत्रता, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विश्वास की स्वतंत्रता। स्वतंत्रता कितने प्रकार की, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना, यही 5 स्वतंत्रता है ना, अभी जो कुछ देर पहले पढ़ रहे थे। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना की स्वतंत्रता। तो विचार है, ये तो है मेरा, सही है भाई। अभिव्यक्ति है, अभिव्यक्ति भी है, विचार अभिव्यक्ति हो गया। विश्वास है, विश्वास भी है। अब देखिए यहां पर आर्थिक स्वतंत्रता के बारे में वर्णन नहीं किया गया है, लेकिन अगर पूछे न्याय तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय है, लेकिन स्वतंत्रता आर्थिक नहीं है। तो आप इस प्रश्न को प्रस्तावना के माध्यम से हल कर लिए हैं, बिल्कुल कर लिए हैं, आर्थिक स्वतंत्रता नहीं है। चलिए आगे के प्रश्नों पर हमारा विमर्श जारी रहेगा। लाइक कमेंट करते रहिए। चलिए आइए यहां पर, निम्नलिखित में से वे 2 शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संविधान संशोधन की उद्देशिका में किया गया था। सुनिए, अभी कुछ देर पहले क्या चर्चा हम लोगों ने किया कि संविधान की प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है, और 76 में हुआ, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से, और उसमें 3 चीजों को शामिल किया गया था। तो कौन कौन से वो 3 चीजें हैं, तो अभी कुछ देर पहले क्लास को बैक करिए, और जैसे ही बैक करिएगा तो इस प्रश्न को आप खुद बनाइए, जब तक कि हम उत्तर तक ना पहुंच जाएं। तो क्या हम इंतजार करें, आप पॉज करिए, पीछे जाइए, समझिए, फिर इसका आंसर ढूंढिए, उसके बाद हम बता रहे हैं आपको उत्तर। चलिए, क्या है इसमें 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से कौन सा जुड़ा हुआ है, उद्देशिका में क्या जोड़ा गया था। तो देखिए, प्रभुत्व संपन्न शुरू से रहा है, ये नहीं जुड़ा, इसको काटिए। लोकतांत्रिक भी जुड़ा हुआ था, ये भी है। यहां पर देखिए, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, और आपको याद रखना है कि सेकुलर सोशल, ये दोनों ही वर्ड क्या किए गए हैं, प्रस्तावना में शामिल किए गए। लेकिन इसके बाद भी एक अखंडता को भी क्या किया गया है, शामिल किया गया है। और ये क्वेश्चन पता है बीपीएससी 69 में आ चुके हैं, इसलिए ये सभी प्रश्न बनते हैं, हाईलाइटेड प्रश्न हैं प्रस्तावना के। यही सब प्रश्न आपसे बनने चाहिए, ना कि सिर्फ ये कि प्रस्तावना को कौन लाया था, कब हुआ था लागू, ये सभी नहीं जानना है, ये भी जानना है। देखिए, एस मतलब सेकुलर, एस मतलब सोशल, ये दोनों याद रखेगा, और इंटीग्रिटी, अखंडता याद रखना है, ठीक है। चलिए आइए,
भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है, अभी कुछ देर पहले क्या बताए थे, प्रस्तावना में ही गणतंत्र है, गणतंत्रात्मक, लोकतांत्रिक गणतंत्रात्मक था ना, तो उसमें गणतंत्रात्मक में मतलब कि क्या, कि सभी मामले में अंतिम अधिकार जनता के पास है, भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। ये वाला उत्तर आपको याद रखना है, क्योंकि गणतंत्रात्मक मतलब, गणतंत्र मतलब जो आपका प्रमुख है उसको आप चुन रहे हैं, या वो वंशानुगत मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी आ रहा है, जैसे इंग्लैंड में पीढ़ी दर पीढ़ी है, तो यहां पर आपका पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं है, यहां पर प्रतिनिधियों के माध्यम से लोकसभा तथा राज्यसभा और विधानसभा के सदस्यों के द्वारा क्या किया जाता है, राष्ट्रपति की नियुक्ति चुने जाते हैं, उसकी नियुक्ति होती है। बात समझ रहे हैं? इसका आंसर वंशानुगत नहीं, शासन नहीं है, तो इसका आंसर गणतंत्र क्यों नहीं है भाई, गणतंत्र किस लिए है, मतलब वंशानुगत शासन नहीं है। ठीक है, ये वाला तो प्रश्न हम अभी कुछ देर पहले ही बनाए हैं, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है, दोबारा रिपीट हो गया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या स्पष्ट नहीं होता है, संविधान का स्रोत, शासन के ध्येय का विवरण, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को लागू करने की तिथि, संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मनिर्मित करने की तिथि। देखिए नहीं होता है, संविधान का स्रोत, शासन के ध्येय का उद्देश्य मतलब कि है, सही है, संविधान को लागू करना, संविधान को लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, तो यहां पर इसका उत्तर आप ये दे सकते हैं, अंगीकृत तो हम पढ़े ही हैं, अधिनियमित और आत्मर्पित तो करने की तिथि है ही 26 नवंबर 1949, लेकिन लागू जब संविधान को किया गया था पूर्ण रूप से, वो किया गया था 26 जनवरी 1950। और हाल ही में परसों तो ही हमने संविधान दिवस मनाया, और इस सीरीज में हम ये चाहते थे कि प्रस्तावना पे एक और वीडियो बने और अच्छी समझ हमारे व्यूअर्स को मिले, इसलिए हम पार्ट 2 लेकर आए प्रस्तावना पर। यकीन मानिए जो हमारी सीरीज आने वाली रहेगी उस सभी सब्जेक्ट में, चाहे वो ज्योग्राफी रहे, पॉलिटी रहे, हिस्ट्री रहे, मैथ रहे, रीजनिंग रहे, साइंस रहे, ईवीएस रहे, उसके तमाम सब्जेक्ट जो हैं, मतलब जब यहाँ पे उपस्थित होंगे हमारी टीम, तो आपको उस सब्जेक्ट में महारत हासिल करवा दिया जाएगा। और राष्ट्रीय आंदोलन का आज आप बेसब्री से इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि सोनू सर उसके बारे में कमर कस लिए हैं, तो यकीन करिए विक्ट्री साइन है आपके लिए। इस बार टीचर बन रहे हैं, एडीओ बन रहे हैं, और वर्दी भी पहनने का शौक है तो वो भी आप पहन रहे हैं, बस जुड़े रहिए कहाँ, इस मंत्र पर हमारे साथ। ठीक है, चलिए आइए यहां पर, निम्नलिखित में किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान उद्घोषित नहीं करता है, वही न्याय, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय, तो क्या है, सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय तो है, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म उपासना की स्वतंत्रता तो है, प्रतिष्ठा और अवसर की समता भी है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि करना ये हमारा प्रस्तावना का लक्ष्य नहीं है। ये कहां है, ये है आपका डीपीएसपी में, जब आप डीपीएसपी पढ़ेंगे तो वहां पे समझ लीजिएगा। चलिए हाँ 51 में है, चलिए आइए, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया है, अंगीकृत के लिए आपको याद रखना है 26 नवंबर 1949, और इसी दिन आप क्या मनाते हैं, संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। तो अगर आपको पूछा जाए कि संविधान दिवस कब मनाते हैं, तो 2 दिन पहले तो मनाए हैं 26 नवंबर को, बात समझ रहे हैं, तो इसका आंसर क्या है 26 नवंबर। बाकी विकल्पों पे क्यों जाएं, हम समय व्यर्थ क्यों करें, आगे आइए। भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू हुआ कब, पूर्ण रूप से लागू अगर कहा जाए तो 26 जनवरी 1950 को, लेकिन कुछ कुछ आर्टिकल आपको पहले से लागू करते हुए देखे जाएंगे, जैसे नागरिकता हो गया, चुनाव से संबंधित हो गया, और इस तरह जब आप देखेंगे तो प्रस्तावना को हम धीरे धीरे अंत करते जाएंगे। चलिए आइए यहाँ पे अंतिम कुछ और प्रश्न है, इसको खत्म करते हैं आज। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संविधान स्थिति क्या थी, ये प्रश्न पता है कैसा है, ये प्रश्न है आपका
कि जो 1942वां संविधान संशोधन जो हुआ था 1976 में, उसमें जो जो ऐड हुआ है उसको आप हटाइए तो कौन सी स्थिति प्राप्त हो जाएगी? 26 जनवरी 1950 की। तो उस समय आप क्या हटा दीजिएगा? पंथ निरपेक्ष हटा दीजिएगा, क्योंकि कब जुटा है? 76 में। तो जहां पंथ निरपेक्ष है वहां हटाइए, पंथ निरपेक्ष यहाँ पे भी है, इसको हटाइए। तो ये तो बाद में जुटा, ये भी बाद में जुटा है। देखिए सिर्फ और सिर्फ ये तो नहीं था, सिर्फ हम क्या बोले, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष जुटा था। तो इसको आप काट रहे हैं, इसको भी काटिए। और आप देखिए इसमें आपका ये बच जाएगा सोवरेन, सोवरेन बच गया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक मतलब कि संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न और लोकतंत्रात्मक गणराज्य, ये बचा हुआ है। तो इसका आंसर ये होगा, क्योंकि लोकतंत्रात्मक गणराज्य था, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न भी थे जिस समय मतलब कि प्रस्तावना को अंगीकृत किया गया था। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सॉरी, तो समझ रहे हैं आप? इसका आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉल। चलिए आइए, भारत के संविधान की उद्देशिका है। देखिए अभी जो प्रश्न के बारे में चर्चा की, तो जो अभी निर्वाचन हुआ है, विवेचना हुई थी केशवानंद भारती केस के पहले जो भी केस था उसमें था संविधान अंग, संविधान प्रस्तावना को नहीं स्वीकारता है, मतलब अंग नहीं है। लेकिन उसके बाद 73 के बाद, 1973 के बाद क्या स्थिति है, वर्तमान स्थिति यहाँ पे समझने का प्रयास करिए। संविधान का भाग है किंतु कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता है। इस पे बात करेंगे, ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि यहाँ बोला है कि भाग है, हम इस पे रुकेंगे अभी। संविधान का भाग नहीं है तो सरपट गलत है। सरपट मतलब समझ रहे हैं, छुच्छे गलत है गलत। देखिए संविधान का भाग है, यहां पे रखिए, संविधान का भाग है गलत, मतलब ये भाग है, ये यहां तक ठीक है। कोई विधिक प्रभाव नहीं रखता है, अरे भाई रखता है, इसके बारे में हम बात करेंगे। देखिए विधिक प्रभाव नहीं रखता है, ये तो गलत ही है, विधिक प्रभाव नहीं रखती है, इस पे बात करेंगे। संविधान का भाग है और वैसा ही विधिक प्रभाव रखती है जैसा कि इसका कोई अन्य भाग। देखिए इसका आंसर क्या है? राजेंद्र गटकर जो है, ये बहुत बड़े न्यायविद रहे हैं, इन्होंने कहा है कि संविधान में जो प्रस्तावना है वो तो अंग है ही, लेकिन जब बाकी अनुच्छेदों को, जब भी इसमें विमर्श करने की बात होगी तो प्रस्तावना को आप नजर रखते हुए, उनको देखते हुए ही आप उसकी विवेचना करें। तो इसका स्वतंत्र अस्तित्व तो भले नहीं है, लेकिन जब विवेचना करेंगे, निर्वचन करेंगे बाकी अनुच्छेदों को, तो आप प्रस्तावना का जो दर्शन है, उसका जो मूल है, उसको आप ध्यान में जरूर रखेंगे। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? संविधान का भाग है किंतु उसके अन्य भागों से स्वतंत्र होकर उसका प्रभाव, विधिक कोई प्रभाव नहीं है। मतलब अलग से इसको नहीं देख सकते हैं, इसको किसी ना किसी के साथ मिलाकर देखेंगे तो प्रस्तावना का मूल, प्रस्तावना का दर्शन आपको दिख जाएगा। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। अब लगता है कि हम समाप्ति की मुद्रा में हैं, और ये समाप्ति की मुद्रा से पहले हम बता देते हैं कि सुनिए, 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से समाजवादी जुड़ा था, पंथ निरपेक्ष जुड़ा था, अखंडता जुड़ा था, जो हम पढ़ाए यहाँ पे दे दिए हैं। बेरूबारी मामले में 1960 में इसे संविधान का हिस्सा नहीं माना गया, लेकिन केशवानंद भारती मामले में 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने इसे संविधान का अभिन्न अंग माना और इसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट करार दिया। तो यहां पर आपको एक छोटा सा की नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर दिया गया है, और उसके बाद हम आपको धन्यवाद दे रहे हैं। तो ज्यादा से ज्यादा आप सब्सक्राइब करिए ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए। तो अब आने वाले समय में सर, सोनू सर लेके आएंगे, फिर जहीन सर लेके आएंगे, ऐसे बहुत सारी टीम हमसे जुड़ रहे हैं जो आपको तमाम सब्जेक्ट का बारीकी के साथ, गहराई के साथ, विश्लेषण के साथ आपको कंटेंट प्रोवाइड करेगा। और इसके पीडीएफ को भी हम कोशिश करेंगे कि टेलीग्राम के माध्यम से आपको दे दिया जाए, ताकि आप अपने तैयारी में उद्धार दे सकें और सफलता के द्वार खोल सकें। धन्यवाद। मेरा नाम इंद्रदेव शर्मा हुआ और आप देख रहे हैं ईज मंत्र। आप लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करना ना भूलिए। बेल आइकन को भी दबा दीजिए, क्योंकि इसी से पता चलेगा कि आने वाला वीडियो किस समय आ रहा है, कब आ रहा है। तो धन्यवाद सभी को, नमस्कार।